Hello everyone, I'm Dr. Jay Shirapra. Welcome you all in Dr. Jay's Biology. I have completed my BDS from Civil Hospital Ahmedabad and Master in Arts and Clinical Psychology. Let's learn biology as an art. बायोलॉजी को आर्ट की तरह पढ़ सकते हैं, फन की तरह पढ़ सकते हैं. किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अगर साइंस आपको बोरिंग लग रहा है दैट मीन्स यू आर लर्निंग फ्रॉम द रॉन्ग टीचर. आप साइंस को रॉन्ग टीचर से पढ़ रहे तभी ही आपको साइंस बोरिंग लग सकता है. हमारा कॉन्सेप्ट है बायोलॉजी को आर्ट और फन के साथ पढ़ना. आप सबका 11 साइंस के अंदर भी स्वागत है. लेट्स स्टार्ट एडवेंचरस जर्नी ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की एडवेंचरस जर्नी की हम शुरुआत करेंगे आज. और शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1. पहले चैप्टर से शुरू करते हैं 11 साइंस बायोलॉजी. चैप्टर 1 11 साइंस बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड. हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड के बारे में. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड के अंदर उसके बारे में. तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बायोलॉजी के वो इस चैप्टर के अंदर है. ये चैप्टर बायोलॉजी का एकदम स्टार्टिंग और बेसिक चैप्टर है जिसमें हम बायोलॉजी के एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. बायोलॉजी के एकदम बेसिक जो टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे और हम बायोलॉजी की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में समझेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी की इस जर्नी की द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के साथ. सबसे पहले जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये आता है कि बायोलॉजी क्या है. व्हाट इज़ बायोलॉजी. ये सब्जेक्ट हम 2 साल के लिए पढ़ने वाले हैं और हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि 2 साल के लिए हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं वो सब्जेक्ट है क्या, वो किसके बारे में हमें समझाता है, वो किस चीज़ का साइंस है. इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और मेरे हिसाब से आप सब जानते होंगे. बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लिविंग. ये है साइंस जो लिविंग के बारे में हमें समझाता है, जो हमें लिविंग से इंट्रोड्यूस करवाता है. लॉजी का मतलब होता है साइंस और बायो का मतलब होता है रिलेटेड विथ लिविंग. तो बायोलॉजी का सिंपल मीनिंग हो गया साइंस जो कि लिविंग के साथ कनेक्टेड है. ये हमने साइंटिफिक डेफिनेशन समझी. अगर हम आर्टिस्टिक वे से समझे तो बायोलॉजी इज द आर्ट ऑफ नेचर. बायोलॉजी नेचर का आर्ट है. अगर नेचर को आर्टिस्ट हम इमेजिन करें तो बायोलॉजी जो हमारे आसपास दिख रहा है, जो भी नए नए ऑर्गेनिजम्स हमें दिख रहे हैं, जो भी लिविंग इंटरेक्शंस हमें दिख रहे हैं, इस वर्ल्ड के अंदर जो भी लिविंग दिख रहा है वो नेचर का आर्ट है. आप कह सकते हैं नेचर अगर पेंटर है तो लिविंग है वो उसकी पेंटिंग है. अगर नेचर को हम पेंटर एज्यूम कर रहे हैं तो दैट मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो उनकी पेंटिंग्स हो गई और हमें समझना है इन पेंटिंग्स के बारे में, लिविंग के बारे में. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज लाइफ. ये लाइफ है क्या. बहुत पंगे हैं इस लाइफ के अंदर. एजुकेशन लेना पड़ता है, 1st to 12th स्टैंडर्ड तक स्टडी करनी पड़ती है. उसके बाद कोई बोलता है कि बहुत मज़ा होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद बहुत मज़ा होता है, ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है, खुशहाल होती है. ऐसे करते हुए 10th की बोर्ड हमें पास करवा दी. फिर कोई और रिलेटिव आता है बताता है 12th पास कर लो बस ज़िंदगी में मज़े ही मज़े. उसी चक्कर में हमने 12th भी पास आउट कर लिया. फिर बोलते कि नहीं अब ग्रेजुएशन कर लो, मज़े ही मज़े, ग्रेजुएशन भी कर लेते. और फिर बोलते कि अच्छी खासी जॉब ले लो, एक अच्छा सा बिजनेस शुरू कर लो, ज़िंदगी में मज़े ही मज़े है. और उस चक्कर में हम वो सब कुछ कर लेते हैं और फिर हो जाती है शादी. तो फिर सब जानते हैं फिर तो कोई मज़े नहीं रहते ज़िंदगी में, ख़त्म हो जाते सारे मज़े. तो फिर ज़िंदगी में मज़े होते कहाँ हैं. इस लाइफ के बारे में जो कहते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में हम समझने वाले. व्हाट इज़ लाइफ उस एंगल से नहीं जिस एंगल से मैंने आपको बताया. हमें समझना है साइंटिफिक एंगल से व्हाट इज़ लाइफ. Life is a unique, complex organization of molecules expressing through chemical reactions which leads to growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट डेफिनेशन इन लोगों ने दे दी यहाँ पर जो बिल्कुल दिमाग से बाहर है.
ये कुछ वैसी ही डेफिनेशन दिख रही है जैसे थ्री इडियट में वो मशीन की डेफिनेशन उनके सर दे रहे थे रेंचो के। पर हम थोड़ा इजी करके समझते हैं, जिस तरीके से रेंचो समझता था। चलिए समझते हैं क्या लाइफ होती है। तो ज़रा डेफिनेशन को देखिए, ये एक यूनिक है, बहुत यूनिक यूनिक चीज़ है, एकदम यूनिक। आप ही की तरह आप भी यूनिक हो। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी चीज़ का एक झुंड है, ग्रुप है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ग्रुपिंग। इसमें कोई चीज़ें हैं जो आप में ग्रुप बना के रह रही है अपने आप में अंदर। पर ये ग्रुप बहुत कॉम्प्लेक्स है, सिंपल बिल्कुल नहीं है। किस चीज़ का ग्रुप होता है लाइफ के अंदर? लाइफ फॉर्म करने के लिए आपको किस चीज़ को ग्रुपिंग में लाना ज़रूरी है? तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो ग्रुप बनाते हैं? मोलेक्यूल्स ग्रुप बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोलेक्यूल्स, मोलेक्यूल्स ग्रुप बनाते हैं। कौन-कौन से मोलेक्यूल्स? तो कि बायोमोलेक्यूल्स, जो मोलेक्यूल्स लिविंग के साथ कनेक्टेड है उनको हम बायोमोलेक्यूल्स कहते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपस में मिलते हैं और इनका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ग्रुप बनता है। और इस ग्रुप को ही कहा जाता है सेल। लाइफ सेल्स के फॉर्म में होती है। ये सेल्स करते क्या है? ये सेल्स तो केमिकल फैक्ट्रीज हैं। सर्वाइवल के लिए ये केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ये एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, ये फ्यूल यूज करते हैं एज अ ग्लूकोज, एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन। इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस कांस्टेंट वे में चलती रहती है, जिनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आप पढ़ चुके होंगे 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। और जब ये ऐसी रिएक्शंस चलती रहेगी तो बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते रहेंगे। जब सेल्स डिवाइड होंगे तो टिश्यूज बनेगी, ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स के ग्रुप्स बनेंगे जिनको ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। और जब ऐसा सब कुछ होगा तो इससे होगा ग्रोथ। हमारी बॉडी का मास इंक्रीज होगा, हमारा वेट बढ़ेगा, हमारी लेंथ बढ़ेगी, बॉडी मास इंक्रीज होगा जिसको ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट, आपका ब्रेन डेवलप्ड होगा। क्वालिटेटिव ग्रोथ को डेवलपमेंट कहते हैं, क्वांटिटेटिव ग्रोथ को हम ग्रोथ कहते हैं, उसके लिए कोई अलग वर्ड नहीं है। रिस्पॉन्सिवनेस, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देता है, उसको पता चलता है कि उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। वो एडेप्टेशन भी दिखाता है, क्योंकि वो तभी सर्वाइव कर सकता है अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जब वो उससे एडप्ट हो जाए। किसी के साथ घुल मिल जाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तभी जन्म लेते हैं जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, आप जब उसके अपोज में चलते हैं। नदी के बहाव में चलना वो बेवकूफ़ी है, इसलिए कहा गया कि नदी के बहाव के साथ बहो, वही एडेप्टेशन है। एंड दी रिप्रोडक्शन, नेचर ने एक चीज़ है जो सबके सेंटर में रखी है, वो रिप्रोडक्शन है। क्योंकि नेचर को पता है अगर कोई भी स्पीशीज़ के मेंबर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो स्पीशीज़ खत्म हो जाएगी, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। और मिलियंस ईयर्स लग गए हैं ये स्पीशीज़ को फॉर्म करते करते। नेचर को ये पेंटिंग्स बनाते बनाते मिलियन ईयर्स लग गए। वो नहीं चाहता था कि ये खत्म हो जाए, इसलिए उसने रिप्रोडक्शन रखा सेंटर के अंदर। बस ये डेफिनेशन एकदम सिंपल हो गई, यही है लाइफ। व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म? इनके क्वेश्चन खत्म नहीं हो रहे। पहले बोल रहे व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज बायोलॉजी, अब बोल रहे व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। चलिए हम इनको भी आंसर दे देते हैं। A living organism is a self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli। पता नहीं कौन से ग्रह की भाषा यूज़ कर रहे हैं, कौन से प्लेनेट की भाषा इन्होंने इस डेफिनेशन के अंदर यूज़ की है। इसको थोड़ा सिंपल करके समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मतलब जो अपनी रेप्लिका बना सकता है, जो अपने जैसी दूसरी कॉपी बना सकता है, जो जेरोक्स बना सकता है खुद के जैसी। दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन करेगा तो ठीक उसके जैसे दिखने वाला एक बेबी प्रोड्यूस होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जिससे उसकी जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी। उसके मरने के बाद भी कोई होगा जो उसकी जनरेशन ट्री को आगे बढ़ाएगा। इवोल्विंग, वो इवोल्यूट होते रहते हैं। संसार का नियम है परिवर्तन। द ओनली थिंग इज परमानेंट इज द चेंज।
नथिंग इज परमानेंट, ओनली चेंज इज परमानेंट। इस दुनिया में सिर्फ चेंज ही परमानेंट है, बदलाव जरूरी है, परिवर्तन संसार का नियम है। कहीं जगह पढ़ा, गीता के सार में पढ़ाया गया परिवर्तन जरूरी है, चेंज इंपॉर्टेंट है, वही इवोल्यूशन है। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा। जो रिजिड होता है वो जल्दी टूटता है, ट्रीज की वही ब्रांचेस जल्दी ब्रेक हो जाती है जो एकदम से रिजिड होती है, जो वुडी होती है। जो ग्रास होते हैं वो कभी भी टूटते नहीं, क्योंकि वो तो इलास्टिक होते हैं, वो हर एक सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो ढल जाते हैं, वो एडप्ट हो जाते हैं। समय के साथ एडप्ट होना है, सिचुएशन के साथ एडप्ट होना है, सिचुएशन के साथ अपने आप को भी बदलना है, और इसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जो इवोल्यूट होता रहे। एंड द सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम, इसको कोई बाहर से हमने इंसान नहीं रखा जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, खुद में खुद बॉडी खुद का कंट्रोल कर रही है। हमें भी नहीं पता हार्ट बीट्स कैसे मेंटेन हो रहे, एक्सरसाइज करते बढ़ जाती है, स्लीप में होते तो कम हो जाती है। बॉडी को पता है कि ये पूरी सिस्टम कैसे चलाना, इसी को कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरएक्टिव सिस्टम। इंटरएक्टिव है, ये सिस्टम अकेली अकेली काम नहीं करती, आपस में बातें भी करती है, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, हम टीचर्स के साथ करते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ करते हैं, नेबर्स के साथ करते हैं, वैसे ये सिस्टम अंदर ही अंदर एक दूसरों से बातें करती है। कैसे? ब्लड के जरिए सारे ऑर्गन्स कनेक्टेड है। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी फूड आया वो फूड फ्यूल है हमारी बॉडी का, वो ब्लड पहुंचाता है हर एक ऑर्गन के सेल तक। इंटरेक्शन हुआ ये। हमारी बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है उनको मैसेजेस आते हैं, कहाँ से? ब्रेन से। ब्रेन कंट्रोलर है सबका, कंट्रोल करता है, वो मैनेजर है हमारी बॉडी का। तो ये ऑर्गन्स जो है वो जैसे एम्प्लॉइज है और ब्रेन जैसे हमारा मैनेजर है, और अंदर ही अंदर सब कुछ इंटरेक्ट करते रहते, ये इंटरेक्शन चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि सेल्फ रेगुलेटिंग है, खुद में खुद कुछ कर लेता है, प्रॉब्लम्स भी अपने सॉल्व कर लेता है, हमें ये पूछता नहीं है कि क्या करूँ। इसके पास हीलिंग के लिए भी प्रॉपर्टीज़ हैं। डिजीज़ होने के बाद ये कैसे उसको हील करना, उसके बारे में भी इसको समझ है। इम्यूनिटी के थ्रू ये सब कुछ कर सकता है, रिस्पॉन्सिवनेस है इसके पास है, ब्रेन इतना डेवलप्ड है। अगर हम हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसको हम इंटरेक्शन कहेंगे, जो ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्युली, इसका मतलब ये हुआ कि आसपास क्या हो रहा है इसकी भी इसको भनक है, इसको पता है। ऐसा नहीं कि बाहर क्या हो रहा है इसकी कुछ समझ नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है ये सब, बाहर का भी पता है, आंखें खुली है। इसके लिए ही नेचर ने हमें सेंसिटिव ऑर्गन्स दिए हैं। कोई टच करता है पता चल जाता है, कोई चीज़ गर्म होती है पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है तो पता चल जाता है, कोई चीज़ छूती है तो पता चल जाता है, और ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। सराउंडिंग एनवायरनमेंट में हार्मफुल चीज़ें हमारे प्रेडेटर्स हैं, अगर आंखें नहीं होती तो आप कैसे देख पाते कि कोई आपको प्रेडेट करने आ रहा है? अच्छा है कि डियर के पास आंखें हैं तो वो देख पाता है कि लायन उसको प्रेडेट करने के लिए दौड़ा हुआ आता है, और उसको दौड़ते हुए आता है देख तो वो भी भागने लगता है, खुद को बचा लेता है। आवाज़ भी सुनते हैं हमारे ईयर्स, उससे हमें पता चल जाता है कि बाहर हमें खतरा है, कोई चीज़ है जो हमें प्रेडेट करना चाहती है, मारना चाहती है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्ड करना। हमारा बॉडी जानता है कि जैसे उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो उसमें स्वेटिंग होने लगेगी, यह है रिस्पॉन्ड। अगर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो हम शिवरिंग करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, वो है रिस्पॉन्ड। इसको कहते हैं रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्यूली। ये डेफिनेशन अब हो गई बहुत ही सिंपल। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आया होगा आई थिंक, व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म।